तो प्राकृतिक कानून पर ग्रीन के विचार देख लेते हैं। तो ग्रीन ने प्राकृतिक कानून शब्दों की पुनः परिभाषा करते हुए कहा कि यह वह कानून है जिनका पालन मनुष्य को एक नैतिक प्राणी होने के नाते करना चाहिए, चाहे वह राज्य के यथार्थ कानून के अनुकूल हो या ना हो। तो एक अगर व्यक्ति नैतिक है तो वो कानून का पालन करेगा, चाहे वो राज्य के यथार्थ कानून के अनुकूल हो या ना हो। प्राकृतिक कानून विवेक पर आधारित होते हैं, तो ये हमारे रीजन पर बेस्ड होते हैं। जो प्राकृतिक कानून होते हैं, नेचुरल लॉज होते हैं, इनकी खोज अनुभव द्वारा नहीं की जा सकती। ग्रीन के अनुसार कानून इस दृष्टि से प्राकृतिक कहे जा सकते हैं कि वे सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ग्रीन ने स्वयं प्राकृतिक कानून और नैतिक कर्तव्य का भेद इन शब्दों में प्रकट किया है कि प्राकृतिक कानून और नैतिक कर्तव्य में अंतर है, क्योंकि प्राकृतिक कानून और विधि पारित कानून में सख्त तत्व निहित है, नैतिक कर्तव्यों में किसी बाह्य शक्ति का दबाव नहीं। तो जो आपके नैतिक कर्तव्य हैं, नैतिक कर्तव्य हैं, तो हमारे जो नैतिक कर्तव्य हैं कैसे? तो भारत के जो संविधान है आर्टिकल 51A में जो हमारे जो नैतिक कर्तव्य दिए हुए हैं, तो उनका जो पालन हम करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज का जब पालन करते हैं, तो यही है हमारे नैतिक कर्तव्य, यही है हमारे नैतिक कर्तव्य। ये कोई जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये इन्फोर्सिएबल भी नहीं, इनमें सख्त तत्व निहित नहीं है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है नैतिक कर्तव्यों में। लेकिन जो विधि द्वारा कानून पारित किए गए हैं और प्राकृतिक कानून है, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो ये इनमें सख्त तत्व निहित है, तो प्राकृतिक कानून और नैतिक कर्तव्य अंतर है, क्योंकि प्राकृतिक कानून और विधि पारित कानून में सख्त तत्व निहित है। प्राकृतिक कानून फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, और विधि द्वारा पारित कोई भी कानून, फॉर एग्जाम्पल हमने STSC एक्ट देखा है, तो इनमें सख्त तत्व निहित है। अगर आप इनकी अवहेलना करते हैं तो आपको आपके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है। लेकिन नैतिक कर्तव्य हैं, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी, उनकी आप भले वो दी हुई हैं, लेकिन उनकी आप अगर अवहेलना करते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो वही बात है संप्रभुता पर ग्रीन के विचार। तो ग्रीन यह स्वीकार करता है कि संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व व गुण है। समान अधिकारों की रक्षा समुचित रूप से तभी संभव है जब राज्य शक्ति का आश्रय ले और कुछ कार्यों में हस्तक्षेप करे। प्रत्येक समाज में ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अधिकारों को लागू कर सके जो अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को मानने से न केवल इनकार करते हैं बल्कि उनके उपयोग के मार्ग में बाधक भी बनते हैं। ग्रीन लिखता है कि हमें संप्रभु को बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करने वाली एक अमूर्त वस्तु नहीं समझना चाहिए, बल्कि राजनीतिक समाज की संस्थाओं की संपूर्ण जटिलता के संबंध में ही उस पर विचार किया जाना चाहिए। यह उनका पोषक है, इस प्रकार समान इच्छा का अभिकर्ता है। प्रतिरोध का अधिकार, राइट टू रेजिस्टेंस। ग्रीन के अनुसार नागरिकों के द्वारा राज्य के कानूनों का विरोध करने का अवसर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि कभी कभी समाज और राज्य द्वारा स्वीकृत अधिकारों में कुछ असंगति उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे फार्मूला थे, तो असंगति थी, जो राज्य कानून ला रहा था और जो समाज उसको स्वीकार कर रहा था, तो उसमें असंगति थी। तो ग्रीन की मानता है कि समाज की सच्ची चेतना यदि राज्य द्वारा मान्य किसी कानून अथवा प्रथा को अनुचित एवं हानिकारक समझती है तो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार है। तो राइट टू रेजिस्टेंस है। ग्रीन की मानता है कि संवैधानिक शासन वाले राज्यों की बुरी विधियों का विरोध यथासंभव संवैधानिक उपायों द्वारा ही होना चाहिए। यह विरोध तब तक रहना चाहिए जब तक कि राज्य उन अवांछित विधियों को रद्द न कर दे। संवैधानिक शासन विहीन राज्यों में भी विरोध केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही होना चाहिए। विश्व बंधुत्व एवं युद्ध पर ग्रीन के विचार। तो ग्रीन विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के समर्थकों में से एक है। उनकी विश्व भातृत्व की जो धारणा है इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। एवरीबॉडी हैज राइट टू लिव। वह युद्ध की निंदा और विश्व शांति की प्रशंसा करता है क्योंकि युद्ध व संघर्ष जीवन के अधिकार में बाधक है। जीवन के अधिकार पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय जागृति ही विश्व शांति का निर्माण करती है। तो युद्ध को ये हे दृष्टि से देखता है। उसका मानना है कि युद्ध से अशांति आती है और ये मनुष्य का जो राइट टू लाइफ है उसको ये वायलेट करता है, इसलिए युद्ध नहीं होने चाहिए। ग्रीन के अनुसार मानवता के सामूहिक हित में ही व्यक्ति का हित निहित है और इसलिए एकांत की भांति वह भी एक अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना का समर्थक है और चाहता है कि वह समाज स्वतंत्र राष्ट्रों की ऐच्छिक स्वीकृति पर आधारित हो। हेगल के सर्वथा विपरीत ग्रीन का विश्वास है कि राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता इंटरनेशनल कोड ऑफ मोरलिटी संभव है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की धारणा कोरी कल्पना नहीं। पेपर के शब्दों में ग्रीन के सार्वभौम
बंधुत्व का अभिप्राय यह है कि यदि ग्रीन का राज्य अपने अंतर्गत कम बड़े समाजों के अधिकारों की रक्षा करता है तो उसे अपने से बाहर बड़े समाजों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। तो वेपर के शब्दों में ग्रीन के सार्वभौमिक जो बंधुत्व है उसका अभिप्राय क्या है कि यदि ग्रीन का राज्य अपने अंतर्गत कम बड़े समाजों के अधिकारों की रक्षा करता है तो उसे अपने से बाहर बड़े समाजों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। तो नेक्स्ट है दंड पर ग्रीन के क्या विचार थे। तो ग्रीन का दंड संबंधी विचार उसके राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत का एक अभिन्न अंग है। अपराधी की समाज विरोधी इच्छा स्वतंत्रता विरोधी शक्ति है। ऐसी स्थिति में दंड उस शक्ति का विरोध करने वाली शक्ति बन जाता है। ग्रीन के दंड सिद्धांत में प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक एवं सुधारात्मक तीनों तत्व पाए जाते हैं। तो दंड 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्रतिशोधात्मक, प्रतिशोधात्मक में प्रतिशोध लेने की मानसिकता रहती है। तो अगर किसी व्यक्ति का हाथ काटा है तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। फिर प्रतिशोध, इसके बाद प्रतिरोधात्मक न्याय होता है, यानी प्रिवेंटिव जस्टिस होता है, प्रिवेंटिव पनिशमेंट होती है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया तो इससे समाज में संदेश देने के लिए जो राज्य है क्या करता है, उस व्यक्ति को मृत्युदंड देता है या आजीवन कारावास देता है। तो ये क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इससे प्रतिरोध पैदा हो कि दूसरे व्यक्ति जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं उनके अंदर भय पैदा हो कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी दंड मिल सकता है। इसके साथ साथ एक अन्य दंड होता है सुधारात्मक। इसमें जो उद्देश्य होता है राज्य का कि व्यक्तियों को सुधारा जाए, व्यक्तियों को ऐसी प्रवृत्ति उनके अंदर डेवलप की जाए कि वो सुधर जाए। तो सुधारात्मक, प्रतिरोधात्मक और प्रतिशोधात्मक तीनों प्रकार के दंड ग्रीन के विचारों में पाए जाते हैं। प्रतिशोधात्मक तत्व इस रूप में विद्यमान है कि दंड द्वारा अपराधी के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि दंड किए हुए कर्म का ही प्रतिफल है। फिर प्रतिशोधात्मक तत्व का समावेश इस रूप में है कि दंड का उद्देश्य समाज में अपराध के प्रति भय का संचार करना है ताकि मनुष्य अपराधी मनोवृत्ति का परित्याग कर दे। और सुधारात्मक जो तत्व है उसका उद्देश्य है कि दंड द्वारा अपराधी में आंतरिक सुधार की भावना जागृत होनी चाहिए। ग्रीन ने इन तीनों तत्वों पर न्यूनाधिक बल दिया है, किंतु सर्वाधिक प्राथमिकता प्रतिरोधात्मक अथवा निवारणात्मक, डिटरेंट और प्रिवेंटिव सिद्धांत को दिया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी दंडात्मक कार्यवाही करें जिससे कि लोगों के अंदर प्रतिरोध पैदा हो। तो भारत में जब किसी भी कानून के, मान लीजिए कि पॉस्को एक्ट है, उसमें अब जो दंड की सीमा है उसको ज्यादा बढ़ा दिया गया है। क्योंकि इससे डिटरेंस पैदा होता है, अपराधियों के मन में डिटरेंस पैदा होता है कि अगर हमने कोई अपराध करेंगे तो हमको आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। इससे उनके अंदर डिटरेंट पैदा होगा और वो इन सब चीजों से करने से बचेंगे। संपत्ति पर ग्रीन के विचार। तो संपत्ति पर ग्रीन ने अपने युग की तुलना में एक उदारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ना तो वह व्यक्तिगत संपत्ति का पूर्ण रूप से समर्थन करता है, ना ही प्रारंभ से अंत तक उसकी आलोचना करता है। इस प्रकार संपत्ति का समर्थन इस आधार पर किया है कि वह मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए अनिवार्य है। तो संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है, इसलिए संपत्ति होनी चाहिए, ग्रीन का ऐसा मानना है। ग्रीन की संपत्ति विषयक धारणा के बारे में 3 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्या? ग्रीन व्यक्तिगत संपत्ति पर इसलिए बल देता है कि उसका प्रयोग सदैव सामान्य हित के लिए किया जा सके। तो व्यक्तिगत संपत्ति जिससे कि कॉमन गुड को अचीव किया जा सके, यानी लोगों की भलाई की जा सके। और संपत्ति की असमानता को स्वीकार करता है। वो मानता है कि कोई व्यक्ति अमीर होगा, कोई गरीब होगा, तो संपत्ति की असमानता तो रहेगी, वो ये चीज को स्वीकार करता है। संपत्ति की असमानता को स्वीकार करते हुए अति धन संचय को उचित नहीं समझता। हालांकि संपत्ति की असमानता ठीक होती है और समाज में होगी भी, लेकिन अति धन संचय से आपको बचना चाहिए। तो यही। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग ग्रीन को पढ़ लेते हैं। तो अगले लेक्चर में कुछ और थिंकर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और कमेंट करें कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और इसमें आप क्या और चीज़ें देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और भी अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले थिंकर्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।